हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स वाला टॉपिक। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक, आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दे रखा है। तो इंडिया और यूएन रिफॉर्म, तो इंडिया हमेशा मतलब ये सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशंस में क्या आने चाहिए, रिफॉर्म आने चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कब बना 1945 में और अब चल रहा है 2024, है ना। तो शुरू से ही इंडिया कह रहा है कि यार ये शुरू में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था तब से लेकर इसमें बहुत ही कम मेजर चेंजेज आए और इसमें जैसा पहला स्ट्रक्चर था वैसा ही आज का स्ट्रक्चर है। और स्पेशली अगर हम बात करें यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो जो 5 परमानेंट मेंबर पहले थे वही 5 परमानेंट मेंबर आज हैं। तो इंडिया हमेशा से कहता है कि यार हमें भी मतलब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनाओ। और साथ के साथ में इंडिया ने एक ग्रुप और बना लिया जिसको हम बोलते हैं G4 ग्रुप। जो इंडिया G4 ग्रुप में 4 देश हैं जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि आप भी मतलब कहो कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। उस ग्रुप को हम बोलते हैं G4 ग्रुप। लास्ट में बताऊंगा, बुक में तो नहीं है मगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स, तो अब हम एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडिया हैज सपोर्टेड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। इंडिया ने कहा है कि भाई साहब यूएन जो है ना, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, इसको हमें रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। जो 1945 में बना था ऐसे अब इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज की सिचुएशन बदल चुकी है। आज जो दुनिया है वो पहले दुनिया नहीं थी। अब हमको अगर आज के हिसाब से अगर हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है तो इसको हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा, रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। और इंडिया ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, देशों के डेवलपमेंट में, अलग अलग जो देश हैं उनके डेवलपमेंट में यूएन का रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यूएन को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए अलग अलग देशों के बीच में। इंडिया ये भी मानता है कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसमें डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, कोई भी देश अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो वो डेवलपमेंट किसके आधार पर करे, यूएन का जो एजेंडा सेट कर रखा है। जैसे आपको बता दूं मैं 2015 से 2030 तक 2015 से 2030 के बीच में यूएन ने कुछ गोल सेट किए हैं जिनको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कुछ 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो इंडिया कहता है कि जो यूएन ने एजेंडा सेट कर रखा उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश कर सकें। और ये एक प्री कंडीशन होनी चाहिए डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट किसके आधार पर होना चाहिए, यूएन की कंडीशंस के आधार पर होना चाहिए। यूएन ने जो सेट कर रखी है कंडीशंस उसके आधार पर होना चाहिए। अब यूएन में अकेला यूएन तो सेट करता नहीं है, यूएन में आपको पता है 193 कंट्रीज है, तो वो मिलजुल के ही सेट करते हैं। तो डेवलपमेंट का एजेंडा यूएन के एजेंडे के हिसाब से होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, इंडिया का एक मेजर कंसर्न क्या है, इंडिया का एक मेजर चिंता क्या है कि यार जो सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन है ना, ये आज तक स्टैटिक है, इसमें कोई खास चेंज नहीं आया है एक्सेप्ट जनरल असेंबली की। अगर हम बात करें जनरल असेंबली में तो डेफिनेटली चेंज हुए हैं मेंबर्स, है ना। शुरू में जनरल असेंबली में जितने मेंबर थे, आज जनरल असेंबली मेंबर ज़्यादा हैं, आज तो 193 मेंबर हो गए। मगर भाई साहब सिक्योरिटी काउंसिल में तो आपने कुछ चेंज नहीं किया। प्रेजेंट में अगर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ना। इनको मतलब इनमें 10 परमानेंट मेंबर तो चलो फिर भी बढ़ा दिए, मगर परमानेंट मेंबर में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो इंडिया कह रहा है कि भाई साहब हम इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मतलब खुश नहीं है और हम चाहते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबरशिप वाले जो मतलब है इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। और इंडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर इसकी आवाज़ उठाता है और आज तक इंडिया इस चीज़ की आवाज़ उठाता आ रहा है। इंडिया कह रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग जो हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इसको क्या कर सकें, मतलब इंजॉय कर सकें एक रिप्रेजेंटेशन। आज भी कई सारे कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनका एक भी कंट्री, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे अफ्रीका है, एक भी कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। साउथ अमेरिका एक भी कंट्री यूएनएससी का मेंबर नहीं है। तो यार फिर फायदा क्या हुआ। तो आज की डेट में जो वर्ल्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए यूएनएससी में। तो इंडिया कह रहा है कि यार मजा जब ही आएगा जब पूरा वर्ल्ड इसमें रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पूरे वर्ल्ड को, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्चुअल है पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुरू में आपको पता है इसमें 1965 तक इसमें 11 मेंबर हुआ करते थे और वो बढ़ के कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। 15 आपको पता है कैसे हो जाते हैं, 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है इसको 11 से 15 किया गया था 1965 में, मगर परमानेंट मेंबरशिप में कोई चेंज नहीं किया। यही इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई साहब नॉन परमानेंट मेंबर तो 2 साल के लिए होते हैं, परमानेंट बढ़ाओ, परमानेंट मेंबर बढ़ने चाहिए। इंडिया हमेशा आर्ग्यू करता है, इंडिया ने हमेशा कहा है कि
जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका भी एक रोल होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तब डेवलपिंग कंट्रीज को जब आप उसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो उन डिसीजंस का कोई फायदा नहीं होगा। कोई क्यों मानेगा यार आपके डिसीजन, जब आप मतलब सभी मेन कंट्रीज को लेके नहीं चल रहे हो। इंडिया आज की डेट में आपको पता है जीडीपी के हिसाब से देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, फिर भी उसका पार्ट नहीं है। तो इंडिया कह रहा है भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, सिक्योरिटी काउंसिल में आपको इन डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा। इंडिया कह रहा है कि दोनों में मेंबर बढ़ाओ, परमानेंट मेंबर भी बढ़ाओ और नॉन परमानेंट मेंबर भी बढ़ाओ। हम यूं नहीं कह रहे, हमें ऐड करो, है ना। ये जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी इसमें एक बार और दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया क्यों कह रहा है कि भाई हमें परमानेंट मेंबर बनाओ। किसका परमानेंट मेंबर बनाओ? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और उसके कुछ इंडिया अपने आधार बता रहा है कि इसलिए हमें परमानेंट मेंबर आपको बनाने की जरूरत है। तो इंडिया अपने पक्ष देता है। पहला पक्ष इंडिया कह रहा है देखो भैया हम 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। ये तो एनसीईआरटी का डेटा है। अब तो आपको पता है इंडिया 1st नंबर पे आ गया है ना पॉपुलेशन के मामले में। जब भी सेंसस होगी तो आप देखना वी विल बी नंबर 1, राइट। तो इंडिया कह रहा है कि एक तो हम 2nd मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो यार इतने बड़े देश को आपको रिप्रेजेंटेशन देना ही देना चाहिए। दूसरा इंडिया कहता है कि भैया हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। कोई सा भी देश देख लो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जितनी हमारे देश में, और वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और आज तक एकदम सक्सेसफुल डेमोक्रेसी काम करती आई है। तीसरा इंडिया कहता है कि यूएन के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स यूएन लेता है, जितनी भी पहल करता है, जितने भी प्रोग्राम्स चलाता है, इंडिया सब में पार्टिसिपेट करता है। तो यार भैया हम तुम्हारी बात भी मान रहे हैं, हमारे तुम नियम कानून भी मान रहे हैं, तो तुम हमें क्यों मेंबरशिप नहीं दे रहे हो। अगला कह रहा है इंडिया जो है यूएन की पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं उसमें एक मतलब बहुत तगड़ा योगदान दे रहा है। कैसे? यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में आपने सुना होगा। जिस भी देश में अशांति फैल जाती है वहां पर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है। और जो पीस कीपिंग फोर्सेस है ना उसमें जो सोल्जर्स आते हैं उसमें अलग अलग कंट्री अपने अपने सोल्जर्स भेजता है। तो उसमें इंडिया भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो कहता है भैया जब हम इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम्हारे सारे इनिशिएटिव्स में भाग ले रहे हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो भैया हमें परमानेंट मेंबर बनाओ। किसका परमानेंट मेंबर बनाओ? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। साथ के साथ में इंडिया कहता है कि देखो भाई अब तो हम इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इकोनॉमिकली अब अभी मैंने आपको बताया था इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और सून प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले समय में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। तो भैया हमें तो मिलना ही मिलना चाहिए यार। जब तुम दुनिया के टॉप 5 मतलब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को तुम इसमें जोड़ नहीं रहे हो तो फिर तुम्हारे डिसीजंस को कोई क्यों मानेगा? वाई? और लास्ट में इंडिया कहता है कि भैया हम जो है यूएन में जो बजट है, यूएन का जो बजट है उसमें लगातार हम पैसा देते रहते हैं, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी देते रहे, और आज तक हमने इसमें डिले नहीं किया है। तो भैया हमें तो परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का स्टैंड कि क्यों हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। मगर कुछ समस्याएं। समस्या नंबर 1, एक तो हमारा पड़ोसी दुश्मन है देश पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा ना 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 भैया इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान इसके लिए पाकिस्तान ने भी ग्रुप बना रखा है। पाकिस्तान ने कई जैसे चाइना है, चाइना का पाकिस्तान दोस्त है ना, नाम का दोस्त है। चाइना ने पाकिस्तान को ही हालत ख़राब कर रखी है, मगर फिर भी चाइना इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनने देता है। एक तो दुश्मन हमारा पाकिस्तान वो नहीं बनने देता है। दूसरा, कुछ कंट्रीज को लगता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से हो सकता है फ्यूचर में इनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेगा। भैया आज तक इस्तेमाल नहीं किए तो हम क्यों करेंगे इस्तेमाल। पर यही है, सामने वाला कुछ तो मतलब पॉइंट देगा ना क्यों इनको नहीं होना चाहिए। तो एक तो पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा है ना, रिलेक्टेंट मतलब परेशानी है। दूसरा, कुछ कंट्री कहते हैं कि इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, और इसकी वजह से मतलब ये हो सकता है इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को मिसयूज कर ले, तो इनको ऐड मत करो। तीसरा, हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन सही नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से कंट्री कहते हैं नहीं नहीं भाई इंडिया को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। कुछ कंट्री ये भी कहते हैं कि देखो भाई अगर आप इंडिया को इंक्लूड करते हो तो आपको इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ये जो देश हैं ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ये भी इमर्जिंग पावर्स हैं। अगर आप इंडिया को ऐड कर रहे हो तो इनको भी ऐड करो। कुछ कंट्री कहते हैं कि भाई साहब अफ्रीका और साउथ अमेरिका तो ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पे जिसका एक भी कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं है, तो पहले इनको दो। तो ये क्या है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं इंडिया के रास्ते में, जो मतलब जब भी बात इंडिया की मेंबरशिप की आती है तो ये पॉइंट निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक एडिशनल कुछ चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। एक G4 ग्रुप है। ठीक है, G4 ग्रुप क्या, 4 देशों का ग्रुप है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया,
4 देशों ने एक ग्रुप बनाया, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, और ये कह रहे हैं कि हमें भैया परमानेंट मेंबर बनाओ। किसका परमानेंट मेंबर बनाओ? यूएनएससी का। और इसके लिए एक दूसरे की जो मतलब जो डिमांड है, एक दूसरे की डिमांड को सपोर्ट भी करते हैं। और जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर इनकी उसी की साइडलाइन में इनकी भी मीटिंग हो जाती है, G4 कंट्रीज। ठीक है, तो G4 कंट्रीज क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए। किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और एक दूसरे की मेंबरशिप को ये आपस में सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।